हेलो फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर अर्थात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, यह किसी भी बोर्ड एग्जाम, नीट तथा सभी मेडिकल एग्जाम के लिए लाभदायक है। अगर आप भी इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 7वां वीडियो है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है संवहन कैम्बियम। मेरिस्टेमी सतह जो संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। देखिए, जो मेरिस्टेमी सतह होती है वो अगर जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है, यानी जो जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। बाद में यह संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। यानी पहले तो यह किस में होती है, एकल सतह में बीच में होती है, लेकिन बाद में एक छल्ला बना लेती है। ठीक है, अब जानते हैं कि कैम्बियम छल्ला कैसे बनता है, यानी कैम्बियमी छल्ले का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम है। ठीक है, मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती है ये मेरिस्टेमी हो जाती है और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। ठीक है, यानी जो द्विबीजपत्री तने के प्राथमिक जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है वो अंतःपूलीय कैम्बियम है और वो क्या हो जाता है, मेरिस्टेमी हो जाता है, यानी विभाज्य हो जाता है। यानी उसमें विभाजन क्रिया तेज हो जाती है जिसके कारण एक पूरा अंतरापूलीय कैम्बियम बन जाता है, जिसे हम कैम्बियमी छल्ले की बनना कहेंगे। कैम्बियम छल्ले उस तरह से बन जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैम्बियम छल्ले की क्रिया क्या होती है। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाह्य तथा भीतर दोनों ओर की कोशिकाएं बनाता है। देखिए, कैम्बियम छल्ला क्या करता है, तो ये बाहर तथा भीतर दोनों तरह की कोशिकाओं को बनाता है, यानी नई कोशिका बनाता है। जो कोशिकाएं पीठ की ओर होती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। पीठ बीच में होता है, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियोज में। तो क्या होता है इसमें कि जो दो नई कोशिकाएं बनती है वे किस तरह से बनती हैं, तो जो पीठ की ओर होती है वे द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, इसलिए बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनते हैं तथा द्वितीयक फ्लोएम कम बनते हैं। देखिए, जो परिधि की ओर होता है वो क्या होता है, कम सक्रिय होता है, जबकि जो भीतर यानी पित्त की ओर होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए द्वितीयक जाइलम अधिक बन जाता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है, क्योंकि यह सक्रिय ही कम होता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम स्नेह स्नेह बन जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते हैं। देखिए, जो द्वितीयक फ्लोएम होते हैं वे कम बनते हैं, इसलिए वे दब जाते हैं और उनके ऊपर यानी अखंड रूप से जो जाइलम बनता है वो पूरा हावी हो जाता है और ये अखंड रूप से बहुत तीव्र गति से बनता रहता है। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बनते रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी बनते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से बाहर होकर अरीय दिशाओं में जाती है। तो कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेन्काइमा का एक संकरी पट्टी बनती है और यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरीय दिशाओं में जाती है। इनको द्वितीयक मजाकीकरण कहते हैं। देखिए फिगर में देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए पीत होता है जो बीच में दोनों तरफ दिखाया गया है।
और यह अंतरपोलीय कैम्बियम यहाँ पे बना हुआ है। यह है संवहन कैम्बियम, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है प्राथमिक फ्लोएम, इसमें भी और इसमें भी। और इसके बीच वाले जो कोशिकाएं होते हैं ये होते हैं वॉलकोट। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने वाला है नहीं। चलिए अब जानते हैं बसंत दारू तथा शरद दारू के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बसंत दारू तथा शरद दारू का मतलब वो दारू नहीं है जिसे हम पीते हैं, जिसे वाइन या शराब कहते हैं। यह दूसरा दारू है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। तो कैम्बियम की क्रिया किससे निर्धारित होती है? तो शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं हो रहती। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिनकी गुहिकाएं चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये दारू कह रहे हैं, यानी काष्ठ इसी को दारू कह रहा है, जो बनता है बसंत के मौसम में, उसे हम बसंत दारू कहते हैं। और इनकी वाहिकाएं की संख्या अधिक होती है तथा गुहिका चौड़ी होती है। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। और इनकी क्या होता है, वाहिकाएं कम बनती हैं और जो संकरी भी होती हैं, यानी उतनी चौड़ी नहीं होती हैं। इसे शरद दारू कहते हैं। यानी बसंत दारू और शरद दारू में आपको अंतर याद रखना हो तो ये कहिएगा कि बसंत मौसम में बनता है, साथ ही उनकी वाहिकाएं अधिक बनती है तथा गुहिका चौड़ी होती है। शरद दारू में वाहिकाएं कम बनती है और गुहिका संकरी होती है, उसे हम शरद दारू कहते हैं। बसंत दारू का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उनका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जो काष्ठ हैं वो एकांतर सकेंद्र के रूप में रहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? वार्षिक वलय। आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। यानी जो पेड़ को पहचानने वाले होते हैं वो उन्हीं वार्षिक वलयों को पहचान के पेड़ की उम्र का पता लगा लेते हैं कि जो पेड़ है वो कितने वर्षों का है। अब जानते हैं हम अंतः काष्ठ तथा सरदारू के बारे में। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का होता है। कैसा? जो भी लंबा आयु का वृक्ष हो जाएगा, यानी बहुत पुराना वृक्ष हो जाएगा, उसमें क्या होता है, जो जाइलम का अधिकांश भाग होता है, जो भीतरी भाग हो या केंद्र का भाग हो, वह काले भूरे रंग का हो जाता है और इसे अंतः काष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। ठीक है, जो काला वाला भाग होता है उसको। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतः काष्ठ को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों से तथा कीड़ों से बचाते भी हैं। इस क्षेत्र में मृत पदार्थ होते हैं या मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निनी होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। यानी उसके अंदर जो ये होता है टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, ये सब पदार्थ ये क्या करती हैं, उनको बचाती है। किनसे? सूक्ष्म जीवों से, कीड़ों से। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो भी वृक्ष पूरा पुराना हो जाता है उसे लोग कहते हैं सिंपल भाषा में, गांव के भाषा में, कि वह पक गया है। और पकने के बाद वह जल्दी उसमें सूक्ष्म जीव नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि उसमें वही टेनिन, रेजिन, गोंद और खुशबूदार पदार्थ भी होते हैं और उसमें मृत तत्व भी होता है जो बहुत ही लिग्निनी होता है और इसको हम लोग हृदय दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ पानी का संवहन नहीं करता। ये याद रखना है कि जो अंतः काष्ठ होता है वह पानी का संवहन नहीं करता। यह केवल तने को यांत्रिक सहायता देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं। तो जो द्वितीयक जाइलम होता है उसका जो परिधि क्षेत्र होता है, मैंने आपको कई बार बताया, परिधि मतलब जो बाहरी क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? रस दारू कहलाता है। जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये तो आपको याद ही रखना है कि जो पानी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पौधे के जड़ में ही ना।
यानी वो मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। अब हम लोग जानते हैं कॉर्क कैम्बियम के बारे में। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है, त्यों त्यों बाहरी वॉलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती है और उसमें नई संरक्षित कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वृद्धि होगी उसके परिधि में तो क्या होगा, जो बाहरी वॉलकुट और बाह्य त्वचा है वो टूटती जाती है और उसमें नई संरक्षित कोशिका की सतह की आवश्यकता होती है ताकि पेड़ की सुरक्षा हो सके। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है जिसे कॉर्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः वॉलकुट क्षेत्र में विकसित होता है, यानी उसको सहायता देने के लिए क्या होता है, दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है और उसी को हम लोग कॉर्क कैम्बियम या फिर कागजन कहते हैं। यह कुछ सतही मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। यह कैसे बनी होती है, तो मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कॉर्क अथवा काग में बट जाती है और अंदर की कोशिकाएं द्वितीयक वॉलकुट अथवा कागस्तर में विभेदित हो जाती है। तो यह दो प्रकार की कोशिकाओं को बनाता है। पहला जो बाहर की ओर होता है वो किसमें बढ़ता है, कार या काक कहते हैं उसमें, और जो अंदर वाला होता है वो द्वितीयक वॉलकुट में विभेदित हो जाता है। कॉर्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सूर्यबीन जमा होता है। द्वितीयक वॉलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। कागजन, काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ठीक है, देखिए परिचर्म किन से बनता है, तो कागजन, काग तथा ये कॉर्क है वो मिलकर के परिचर्म बनाते हैं। कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वॉलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और ये अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं होती हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल होता है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनता है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में जो छाल बनते हैं उसे पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल वल्क की रचना में विभिन्न प्रकार के सम्मिलित कोशिकाओं का नाम लिखना है आपको, जो यहाँ पे दिखाया ही गया है उनके बारे में आपको लिखना है। कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिसे वात्र रंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच गैस का आदान प्रदान करती हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप इनको इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे छाल वल्क है। ठीक है, और मैं आपको वात रंध्र दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे यही वात रंध्र है और इनकी कोशिकाएं के नाम तो वहाँ पे दिया ही है। चलिए आगे हम जानते हैं और मूल के द्वितीयक वृद्धि के बारे में। तो द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। इस बाद में वृत्ताकार बन जाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती है जो ऊपर बताई जा चुकी है। मैंने ऊपर तो बताया ही आपको। जिम्नोस्पर्म के मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों के में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक बीजपत्री में क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये बाह्य त्वचा है, इसके अंदर ये वॉलकुट है, यहाँ पे है आपका प्राथमिक फ्लोएम है और ये है कैम्बियमी छल्ला।
ठीक है, ये जो आ रहा है इसमें। साथ ही यह अंतत्वचा है, अंदर वाली, और ये यहाँ पे है परिरंभ इसके भीतर, और प्रोटोप्लाज्म ये वाला जो रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, अपना सुझाव भी जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।